हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो 3rd नंबर चैप्टर है ना, निर्माण उद्योग चल रहा था। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग है ना लगभग सारा उद्योग जो था वो ख़त्म कर चुके थे, यानी जैसे वायुयान उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, फुटलूज उद्योग है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में जानकारी लिए थे। अब आज जो आपको पढ़ना है ना कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। ठीक है, देखिए तो कहा जाता है कि मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता के लिए, यानी किसी भी देश को अगर अपने आप में मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होना है ना, आर्थिक रूप से मजबूत होना है, या उद्योग धंधों को मतलब कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है, तो उसका देखिए किसी भी देश का हम आर्थिक संपन्नता वहाँ पे स्थित है ना, वहाँ पे मतलब व्यवस्थित निर्माण उद्योग से माप सकते हैं। यानी कि कहाँ मतलब देखिए जिस देश में कहने का मतलब उद्योग धंधों का विकास ज़्यादा होगा है ना, और मतलब उद्योग धंधों का ज़्यादा विकास हो तो रोज़गार ज़्यादा मिलता है। तो जिस देश में उद्योग धंधों का विकास ज़्यादा अधिक होता है वहाँ पे है ना, वहाँ का आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होता है। ठीक है, इन उद्योग धंधों की वजह से ही समझिए कृषि क्षेत्र पे दबाव को कम किया जा सकता है। मैंने जिन देशों में है ना उद्योग धंधा अपने अच्छे अवस्था में है ना, वहाँ पे उसका स्थिति ठीक ठाक है, तो समझिए क्या होगा, मतलब वहाँ के लोग में रोज़गार प्रदान किया जा सकता है आसानी से, कृषि पर से दबाव कम किया जा सकता है। ठीक है, निर्मित जो वस्तु होगा उसको निर्यात के द्वारा है ना, निर्यात करके मतलब विदेशी पूंजी आएगा, जिससे गरीबी को भी कम किया जा सकता है ना, जनजातीय क्षेत्रों में भी असमानता कम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि निर्माण उद्योग के जरिए हम अपने देश की आर्थिक संपन्नता को विकसित कर सकते हैं, आर्थिक विकास को सुदृढ़ कर सकते हैं है ना। भारत की अपेक्षा जितना भी पूरी मतलब एशियाई देश है, सब लोग है ना, कहने का मतलब है कि सब जगह निर्माण उद्योग का अर्थव्यवस्था में योगदान 25 से 35% है ना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पिछले 2 दशकों से है ना जीडीपी का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% है। कितना परसेंट है? 17%। लेकिन एशिया के है ना पूर्वी देशों में अगर हम देखें तो वहाँ पे लगभग 25 से 35% हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जिस रफ्तार से उद्योग धंधों का विकास होगा उसी रफ्तार से आर्थिक विकास का मतलब आर्थिक विकास भी होगा, देश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। ठीक है, तो कहने का देखिए इसके लिए 3 नीति को अपनाया गया: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। कितना नीति अपनाया गया? 3 नीति: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो समझिएगा, देखिए सबसे पहले वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है ना। वैश्वीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण क्या है? वैसा नीति या वैसा पद्धति जिसके द्वारा है ना देश की अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इसलिए जोड़ेंगे ताकि पूंजी का, तकनीक का, व्यापारिक आदान प्रदान बिना प्रतिबंध का हो। यानी कि वैश्वीकरण का मतलब पूरा विश्व एक गाँव के रूप में, पूरा विश्व है ना एक दूसरे के बाजार के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है ना, जिसके द्वारा हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात जब बिना प्रतिबंध का पूंजी का, तकनीक का, व्यापार का आदान प्रदान किया जाता है तो समझिए उसे क्या कहेंगे? हम वैश्वीकरण कहेंगे। एक आपका उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण, तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि देखिए मतलब इसके अंतर्गत सरकार जो है ना, जो मतलब कहने का मतलब लाल फीताशाही के अनावश्यक नियंत्रण, यानी व्यापार पर जो सरकार का जो अनावश्यक नियंत्रण होता है उसको हटाना होता है ना। तो उदारीकरण के द्वारा क्या होता है? उद्योग धंधों तथा व्यापार पर लगे सरकार के जो अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं है ना, उसे हटाना ही क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। देखिए वैश्वीकरण के तहत हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जोड़ सकते हैं। उदारीकरण के तहत क्या कर सकते हैं हम है ना, कि उद्योग धंधों पर से या व्यापार पर से जो भी प्रतिबंध, जो अनावश्यक प्रतिबंध लगा हुआ रहता है उसको हटा सकते हैं। और तीसरा जो आपका निजीकरण है, निजीकरण के तहत क्या कर सकते हैं कि देखिए इसके तहत किया क्या जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग धंधा होता है जिसका नियंत्रण सरकार के हिस्से में है ना, जिस पर नियंत्रण सरकार का है, तो निजीकरण के तहत है ना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों को
है ना, निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंध किया जाता है, यानी निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा निजीकरण क्या हुआ, निजीकरण के तहत है ना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों को है ना निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंध किया जाता है, जिससे होता क्या है कि उस उद्योग धंधा पे जिस पर पहले सरकार का अधिकार था उस पर से अब सरकार का एक अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि है ना किसी भी उद्योग धंधा को जब सरकार के नियंत्रण से हटा करके किसी निजी कंपनियों को दे दिया जाता है, निजी प्रबंध कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं निजीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या है ना उद्योग धंधों पर से अनावश्यक नियंत्रण हटाना। और वैश्वीकरण का मतलब क्या है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों से जोड़ना। बात समझ गए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। देखिए एक आपका होता है, देखिए मतलब है ना कहने का मतलब है कि उदारीकरण के तहत खुली छूट है ना, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह है ना, बैंकिंग, बीमा, जहाज रानी सबका विकास करना, सब उदारीकरण के तहत है ना। और उदारीकरण, निजीकरण के तहत कई तरह के सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आज देश में, है ना, ताकि मतलब विदेशी कंपनियां यहाँ पे ज़्यादा निवेश कर सके, है ना, विदेश से व्यापार व्यवसाय बिना रुकावट का हो सके, है ना, हर वस्तु एक दूसरे के लिए उपलब्ध हो सके। तो एक होता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या होता है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है आपका कि देखिए ऐसे कंपनी जो किसी एक देश में है ना, वैसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से है ना, मतलब इसमें वैसा कंपनी आएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब जो बहुत सारे राष्ट्रों में अपना कंपनी चला रहा है, यानी कहने का मतलब है कि जो एक देश में स्थित अपने कंपनी से, अपने मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं पर नियंत्रण रखता है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ, एक ही देश में है, जिस देश में उसका स्थापना हुआ, जिस देश का कंपनी वो है, लेकिन वहाँ से वो अलग अलग देशों में अपने उद्योग धंधों को नियंत्रण करता है, उसे क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछेगा, आप 2 नंबर में पूछे, लिखना यही है कि वैसी कंपनियाँ है ना जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से, वैसी कंपनियाँ जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन पर और सेवाओं पर नियंत्रण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो यहाँ तक आपका जो था उद्योग धंधा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है समझ ही रहे होंगे, है ना, कि किसी भी देश का है ना आर्थिक संपन्नता हम उद्योग धंधों से माप सकते हैं, है ना। जिस देश का मतलब जिस देश में उद्योग धंधों का है ना सकल घरेलू उत्पाद में ज़्यादा योगदान रहेगा, वहाँ पे समझिए है ना मतलब आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, इसके अलावा अभी आप समझे कि मतलब है ना ज़्यादातर उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए क्या किया जा रहा है, व्यापार को विकसित करने के लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण अपनाया जा रहा है। वैश्वीकरण के तहत क्या किया जा रहा है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों से जोड़ा जाता है। उदारीकरण, उद्योग धंधों पर या व्यापार पर जो सरकार का जो अनावश्यक प्रतिबंध होता है उसको हटाया जाता है उदारीकरण के तहत। और निजीकरण का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों को, यानी जिस पर नियंत्रण सरकार का होता है, उसको किसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के हाथ में दे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, सरकार का एक अधिकार उस पर खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ से आपका टॉपिक पूरा चेंज है ना। अब अगला टॉपिक पढ़ना है आपको, उद्योगों से उत्पन्न है ना प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषण का प्रभाव देखिए, जैसे कि एक तरफ अगर हम बात करें भी निर्माण उद्योग का, तो हमारे अर्थव्यवस्था में तो बहुत योगदान है ना, कि जितना ज़्यादा अधिक निर्माण उद्योग रहेगा समझिए देश का आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी आज उद्योग धंधा बहुत सारे प्रदूषण को भी बढ़ावा दे चुके हैं, है ना। और पर्यावरण का मतलब समझ रहे हैं, है ना, क्षरण होता है, नाश होता है, विनाश होता है। तो उद्योग ने 4 प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया है ना। पहला जो आपका है वायु प्रदूषण, क्या है, वायु प्रदूषण, ठीक है। दूसरा आपका है ना भूमि जल प्रदूषण कर सकते हैं, जल। तीसरा ध्वनि, चौथा भूमि, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब जो 3-4 प्रकार उद्योग धंधा जो मुख्यतः यही 4 तरह का प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण जो उद्योग धंधा से जो है ना हानिकारक जो गैस निकलते हैं, है ना, जो उद्योग धंधा से निकलने वाले जो गैस हैं, अपशिष्ट गैसें होती है, वह वायु को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है ना, याद रखिएगा, दम घोटू गैस, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है ना, दम घोटू गैस कहा जाता है। तो CO2 हो गया आपका,
है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये सब जो गैस है ना, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। इससे होता क्या है कि ये जो गैसें हैं मतलब सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सीजन क्षमता में बिल्कुल कम कर देती है। यानी ऑक्सीजन का जो वहन क्षमता होता है पूरे शरीर में, उसके स्तर को कम करते हैं लोग। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जितना भी विषैले गैसें हैं, है ना, मतलब वायु के द्वारा सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और रक्त में मिल जाता है, और जब रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो क्या करता है सब, है ना, कि मतलब जो ऑक्सीजन का जो वहन का जो प्रक्रिया क्या करता है हमारे शरीर में कम कर देता है। जो आपका SO2 गैस है ना, उससे आँख में जलन, दम्मा, खांसी, फेफड़ा का रोग, सिर दर्द, चक्कर आना, परेशानी बढ़ जाना, मतलब बहुत सारा परेशानी उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। एक आपका है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जानते हैं, जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत होते हैं, है ना, जैसे जितना भी मतलब उद्योग धंधा का जो जितना भी अपशिष्ट है, बेकार पदार्थ है, सब नदियों में छोड़ दिया जाता है। जैसे कोयला हो गया, रंग हो गया, साबुन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक, उर्वरक, है ना, रबड़, ये सब जल प्रदूषण के सामान्य कारण है। कागज़ का लुगदी, रसायन, पेट्रोल, तेलशोधक कारखाना, मतलब चमड़ा उद्योग, सबको कहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है, नदियों में। जिससे होता क्या है कि जल प्रदूषित हो जाता है ना, और वहाँ का भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित, मतलब वही जल, नदी का जल जाएगा अलग अलग भागों में, है ना, तो जहाँ जहाँ वो जल जाएगा वहाँ का भूमि भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, है ना। ऐसे होता क्या है कि देखिए, जब मतलब जल में जब ऑक्सीजन का कचरा ज़्यादा भर जाता है तो जल में ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगता है और जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो जानवर उस जल को पिएगा वो भी प्रभावित होगा, उसका भी मृत्यु तय है ना। अब जानते हैं गंदा जल पीने से आपको हैजा हो सकता है, पेचिश हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है ना, कि जल प्रदूषण का मुख्य जो कारण क्या है, आपका उद्योग धंधा है। ठीक है। एक आपका है ध्वनि प्रदूषण। क्या है? ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण जो कहता है उद्योग धंधे से निकलने वाले जो है ना अवांछित ध्वनि होते हैं, शोर होता है, जैसे यांत्रिक आरा मिले, जनरेटर, खराब मशीन ज़्यादा आवाज़ करता है, तो जो खराब मशीन होता है, जनरेटर होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इससे जो हार्ट के जो रोगी होते हैं, हृदय रोगी, है ना, अत्यधिक शोर से बहरापन आ सकता है, हृदय गति बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है मनुष्य में, नींद में कमी आ जाता है। ये सब अधिक शोर की वजह से, अधिक आवाज़ की वजह से नहीं होता है। ठीक है। एक आपका होता है तापीय प्रदूषण। क्या होता है? तापीय प्रदूषण। एक और होता है आपका, ठीक है, तापीय प्रदूषण। देखिए, तापीय प्रदूषण का मतलब क्या है कि उद्योगों और ताप घरों में है ना होता क्या है कि देखिए, जब मैंने किसी भी गर्म चीज़ को है ना, जब गर्म जल को बिना ठंडा किए हुए उसी जल को जब नदी और तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। यानी ताप है ना, बहुत ज़्यादा जब अत्यधिक ताप पे जो गैस जो पानी को गर्म किया जाता है ना, उसको बिना ठंडा किए हुए ही नदियों में छोड़ दिया जा रहा है ना। तो जिसके कारण जितने भी जलीय जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सब जलीय वनस्पति हैं, सब जल मतलब सब नष्ट हो जाता है ना। जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहाँ जहाँ लगाया गया है ना, चर्म रोग, कैंसर, ये सब इसी कारण से होता है। ठीक है। जन्मजात विकार, अकाल जैसे प्रभाव, माने बहुत सारा बीमारी जो है मतलब तापीय प्रदूषण से भी हो सकता है आपको। ठीक है। एक आपका सबसे लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ना है आपको, क्या है? प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपाय। देखिए, प्रदूषण को उचित योजनाओं के द्वारा ही कम कर सकते हैं, है ना। उद्योग धंधों को गुणवत्ता को बनाए रख करके, है ना, वैकल्पिक ईंधन का चयन करके उसके मतलब सही उपयोग करके हम वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं, है ना। कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग से धुआं रोका जा सकता है। वर्तमान में ऐसे कई ऐसे उपकरण आ गए हैं, है ना, इससे वायु में प्रदूषित मतलब जो हवा होता है उसको रोका जा सकता है ना। उद्योग को प्रदूषित करने से पहले, मैंने जो उद्योग धंधा जो होता है ना, उद्योग के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उसके उपचारित करके कर सकते हैं। मतलब जो उद्योग धंधों के द्वारा जो बेकार जल हो जाता है, खराब जो जल होता है, उसको उपचारित करके नदियों में छोड़ा जाए, है ना। और इस तरीके से कहा जाता है कि लगभग 3 तरह का प्राथमिक उपचार, जैविक प्रक्रिया, द्वितीयक उपचार, इस सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जैसे विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा कर जमा करना, कूड़े कचरा का निपटाना भूमि भर कर करना, जो कचरा निकलता है उसको एक जगह जमा कीजिए, है ना। कूड़े कचरे का निपटाना भूमि के अंदर, है ना, भूमि को भर करके गड्ढा बना करके डाल दीजिए, उसमें ऊपर से तोप दीजिए। कूड़े कचरे का पुनर्चक्रण करके उपयोगी बनाना, यानी कि वैसा कचरा जो है जिसको हम है ना रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग में ला सकते हैं। औद्योगिक अवशिष्ट में जो मृदा प्रभावित हो जाता है ना, उसका समुचित प्रबंधन, परिशोधन, उदासीनीकरण के विधि के द्वारा, कई विधि के द्वारा हो सकता है।
ठीक है। तो उद्योग धंधा को नियंत्रित करने के लिए सरकार आज कई तरह के सामूहिक प्रयास कर रही है ना। प्राथमिक उपचार जैसे छटाई, निर्धार, है ना, निथारना, गंदगी को तली में बैठाना, बहुत सारा क्रिया शामिल है जिसके द्वारा, है ना, मतलब प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। समझ गए। तो इस चैप्टर में आपको मुख्य तरह से उद्योग को पढ़ना था, है ना। जैसे आप चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग सब पढ़े, है ना। आप क्या पढ़े थे कि राष्ट्रीय विकास में उद्योग मतलब उद्योग का योगदान कितना होता है। उसके बाद पढ़े कि प्रदूषण कौन कौन फैलाता है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ठीक है। दम घोटू कैसे याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO। इसके बाद याद रखिए तापीय प्रदूषण बताया अभी, है ना। और प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो कई तरह उपाय है। कूड़ा कचरे को जमा कीजिए, उसका निपटारा करने का उपाय सोचिए, है ना। जो रिसाइकलिंग होने लायक है उसको रिसाइकल करके कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका इतना ही तक था, है ना। आपका निर्माण उद्योग में पूरा क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। और जो इसमें जो आपका नोट्स है आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और जितना हो सके उतना, है ना, याद करते रहिए। ठीक है। और आपको इसमें अगले वीडियो में आपका जो अगला चैप्टर है परिवहन संचार, उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है।